हाय एवरीवन, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू गाइस। स्वागत है आप लोगों का यूपीएससी 101 पे। मैं हूं अभिषेक, योर एडुकेटर, योर मेंटर, योर इंस्ट्रक्टर। स्वागत करता हूं। वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू गाइस। बहुत जल्दी आप लोग आने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बात दिला दूं याद कि ये प्रीमियर्ड सेशन है। इसमें बेसिकली कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी गरिमा को मेंटेन करके रखना, और ये बेसिकली मैं देखता रहूँगा कि आप लोगों की हरकतें क्या है। दिस इज अ प्रीमियर्ड सेशन, तो इसमें कमेंट सेक्शन में बहुत इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चुपचाप एकदम सीधे साधे नन्हे मुन्ने प्यारे खूबसूरत बच्चों की तरह और बच्चियों की तरह पढ़ाई करना। और डेफिनेटली मैं तो मॉनिटर करूँगा ही कि आज की ऐसी क्लासेज जो होती हैं प्रीमियर्ड सेशंस, ये किसी कारण से बिकॉज आई एम लाइक कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आपके लाइफ में मतलब आपके प्लान से नहीं होती है। लाइफ ऑलवेज गोज लाइक दिस। ठीक है, यू प्लान समथिंग, हैपेंस समथिंग एल्स, यू डू समथिंग एल्स, यू थिंक समथिंग एल्स हैपन, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। तो ऐसे चलता रहता है। तो उसको मैंने एकोमोडेट बिकॉज इट इज़ द वाइटल टाइम। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। हार्डली एक वीक आपके पास एग्जाम का बचा हुआ है, और इस समय खास करके 2023 में जिनको एग्जाम देना है उन लोगों के लिए बेसिकली मतलब क्या ही कहे, उनकी हालत क्या होगी, मुझे उनसे सहानुभूति है। क्योंकि मुझे भी अपने टाइम याद आता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि लाइक जो 8-10 साल पहले इन्हीं हालातों से मैं भी गुजर रहा था। तो उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जस्ट मेंटेन सम पेशेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम में ये क्लासेस जो कर सकते हो करो, थोड़ा टेस्ट वगैरह बनाओ, खाओ पियो, फिल्म देखो और निश्चिंत रहो। अब जो होना है हो चुका है। और जिनको 2024-25 के लिए तैयारी करना है उनके लिए तो टाइम शुरू हो ही चुका है। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन पॉलिटी, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी प्रोविजन। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपातकालीन प्रावधान। इसको हम शुरू करने वाले हैं। तो आज तो क्लास एग्जैक्टली 5 PM शुरू हो जाएगी क्योंकि प्रीमियर सेशन है। और आप लोग डेफिनेटली, पूरी उम्मीद है मुझे कि 5-15, 5-20 तक आते रहोगे। वैसे ही बड़ी कम लोग आ रहे हो। ठीक है, तो जल्दी आप लोग आ जाके और चुपचाप बढ़िया से क्लास कर लीजिएगा। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग क्लास में आना। तो आप लोग भी शेयर कर देना अपने एंड से, बिकॉज आज मैं आप लोगों को कहने के लिए तो हूँ नहीं यहाँ पे। ठीक है, बट मैं कह दे रहा हूँ। फिर भी आप शेयर कर देना, लोगों को कह देना कि क्लासेस शुरू हो गई हैं, क्योंकि सब आएंगे वहीं 5-15, 5-20 से। तो आप लोग शेयर करके कह दीजिएगा, ठीक है, कि भाई क्लास शुरू हो गई है और क्लास शुरू करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन पर आज हमारी बातें होने वाली हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द पॉलिटी, आपातकालीन प्रावधान। अब आपातकालीन प्रावधान से हमारा मकसद आप मोटा मोटा तो जानते हो कि क्या होता है। और जब भी इमरजेंसी प्रोविजन की बातें की जाती हैं हमारे देश में, ठीक है, तो एक नाम इंदिरा गांधी का जरूर आता है। एक नाम इंदिरा गांधी का जरूर आता है। तो ये वाली कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, और डेफिनेटली एक अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये परिस्थितियां क्या थी, क्या वो डार्क पेज इन द हिस्ट्री एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्या बोला जाता है। 1975 का वो समय, बेसिकली 70s का वो टाइम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का वो टाइम, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। और इमरजेंसी में भी बेसिकली काफ़ी ढंग से हम इस टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जो आराम से बच्चे गलत करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जब पॉलिटी हमने शुरू किया था तो आप लोगों को से आसान टॉपिक्स में भी कितनी सारी नई बातें सीखने को मिली, आपको पता है। सो यहाँ भी वही होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस इमरजेंसी ऑन अ वेरी गुड एंड लाइक हाई स्पिरिट नोट्स। ठीक है, दैट हम इस टॉपिक को भी उतनी आसानी से ही करेंगे जितनी आसानी से सारे टॉपिक्स को किया है। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार होती है, अगर कोई नया इंसान इस क्लास को देख रहा है और उसे अगर ये चीज़ें यूजफुल लग रही हैं तो वो, और मेरे साथ कनेक्टेड होना वो चाहता है, तो वो ये टेलीग्राम चैनल से हमें हमारे साथ जुड़ सकता है। दैट इज स्टडी विथ अभिषेक _ अनअकैडमी। यहाँ से आप कनेक्ट होने के फ़ायदे आपको ये होते हैं कि आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बातें नहीं हो सकती। देखो, लाइव क्लासेस होती हैं जनरली, कभी कभी ही प्रीमियर सेशन होता है, लेकिन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये सवाल बेसिकली ऑब्जेक्टिव सवाल तो होते नहीं है ना कि भाई एक लाइन में जवाब दे दूं। ठीक है, और आपको सारी मेरी क्लासेस की अपडेट्स यहाँ से मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, चाहे वो ऐप पर हो चाहे वो यूट्यूब पर हो, सारी चीज़ों का अपडेट आप लोग को यहाँ पर मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात, आप मेरे से कंटेक्ट में रह सकते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल उन लोगों को ज्वाइन कर लेना है। मोर देन दैट, ये मेरा एडुकेटर कोड है, दैट इज़ AR101। इसका मतलब ये होता है कि जब आप बेसिकली
क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे एक बात होती है पर्सनल मेंटोर की, कि एक व्यक्ति जो बेसिकली आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़कर मतलब उसके प्लस ग्रुप में आप होंगे, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, पर्सनली आपको एक्सेस करेगा, बताएगा क्या करना है नहीं करना है, अब ये करो वो करो, ऑप्शनल ऐसे लेते हैं वैसे लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि अनअकैडमी पे मैं आपका पर्सनल मेंटर बनूं, ठीक है, तो आपको ये कोड यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ AR101 वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। और टेलीग्राम चैनल पे भी किसी प्रकार की हेल्प अगर आपको चाहिए EMI से रिलेटेड, सर ये कैसे लें वो कैसे लें, सर ले कि ना लें, फर्स्ट ईयर में हूँ सेकेंड ईयर में हूँ, किसी भी बात के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। आप कुछ भी जानते हो, आपके दिमाग में कुछ भी हो, कहीं भी आप इसके बारे में जो भी जानकारी हो, फॉर द टाइम बीइंग मैं मान के चलता हूँ कि वो आपको जो पता है आप अपने पास रखिए। जैसे इमरजेंसी की बात है तो इंदिरा गांधी का नाम ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1971 में बेसिकली बांग्लादेश बना, उसके बाद जो आफत की स्थिति भारत में प्रोड्यूस हुई, 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, उसके लिए इंदिरा गांधी को ब्लेम किया जाता है और उसे भारतीय राजनीति के पन्नों में काला डार्क पेज कहा जाता है, भारत के इतिहास में उसे। अब ये सारी बातें जो भी आप जानते हो, देखो सोशल मीडिया आज की तारीख में ना मतलब इन्फॉर्मेशन कम और मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा है। आज की तारीख में मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जानकारी की कमी नहीं है, आज आप परेशान हो गए हैं ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का पीरियड चल रहा है और ये ज़्यादा खतरनाक है कि आप इन्फॉर्मेशन की भंवर में इस तरीके से फंस चुके हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन और जो आपको चाहिए वो आपको मिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। कम से कम जब नहीं मिलता था तब एक बात तो थी कि भाई ये कर ही नहीं सकते, आज कर सकते हैं फिर भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देयर इज समवन लाइक गूगल, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए इस तैयारी के दौर में, अदरवाइज वहीं इंफॉर्मेशन ओवरलोड का क्राइसिस आपके जीवन में भी चलता रहेगा। तो चलिए इन्हीं नोट्स के साथ इमरजेंसी को शुरू करते हैं। इमरजेंसी जैसा आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति है भाई, ठीक है, आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी इसी को कहते हैं। देखो प्रीमियर सेशन है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आओगे 15-20 तक, तो जब भी आना एक बार क्लास में शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना क्लास शुरू हो गई है, क्योंकि ये क्लास एग्जैक्टली आज 5 बजे से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और चुपचाप अच्छे बच्चियों की तरह क्लास कर लेना। तो संवैधानिक सबसे पहले हम शुरू वहीं करते हैं कि भाई इसके संवैधानिक आधार क्या है इमरजेंसी के लिए। तो पता है आपको कि इसका वर्णन भारतीय संविधान के 18वें भाग में है, ठीक है। भारतीय संविधान जिसके कुल 25 भागों का हमने जिक्र किया था, मतलब 25 भागों का जिक्र क्या करना कि भाई जब पढ़ा था तो देखा था कि हाँ ये भारतीय संविधान में 25 पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, तो उसमें से बेसिकली जो ये 18वां भाग है वो बेसिकली 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक है, ठीक है। भाग अभी इससे पहले हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, तो वैसे ही भारतीय संविधान का 18वां अध्याय जो है, चैप्टर जो है, वो इमरजेंसी को डील करता है और इसमें आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक, मतलब कुल मिला के 9 आर्टिकल्स हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इमरजेंसी के दौरान एक कॉमन सी बात तो तुम जानते ही हो ना कि इमरजेंसी के दौरान होता क्या है कि भाई केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाता है। एक कॉमन सी बात तो पता ही है कि भाई केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाता है और राज्य का नियंत्रण भी लगभग केंद्र के पास चला आता है। एक मोटा ये बात, मोटी बात तो पता ही है आपको। लेकिन इमरजेंसी भी 3 प्रकार की होती हैं और तीनों में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तीनों में जो ड्यूरेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं और तीनों का प्रभाव अलग अलग होता है और इनको कंपैरेटिव नोट पर देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोटा इतना तो आपको पता ही है कि भाई इमरजेंसी के दौरान, इतना तो आपको डेफिनेटली पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि पता भी होना चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान जो केंद्र जो है वही बेसिकली डोमिनेट करता है और राज्य बिल्कुल इसके, राज्य जो है राज्य सरकारें इसके नीचे आ जाती हैं, इसके दायरे में आ जाती हैं। समथिंग लाइक दिस पिक्चर्स बिकम्स लाइक दिस, ठीक है, कि केंद्र बेसिकली राज्य को अपनी परिधि में समेट लेता है, मतलब केंद्र का दबदबा राज्यों पर हावी हो जाता है, इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, जो याद कीजिए फेडरलिज्म या फिर यूनिटरी कैरेक्टर्स जिसकी हमने बात की थी, 2 शब्द कि भाई भारतीय संघवाद, कि भाई 2 स्तरों पे सरकारें होंगी, सबकी शक्तियां बराबर होंगी, समथिंग लाइक दैट, लेकिन जब एक दूसरे पे भारी हो जाए तो उसके एकात्मक शासन व्यवस्था बोला था। तो इतना तो अभी आप सोचने के लिए
परिपक्व हो चुके हैं, इतनी पॉलिटी आपके अंदर में डाल चुका हूं, आपको पता है कि अगर इमरजेंसी के बारे में पूछा जाए कि ये जो आपातकालीन प्रावधान है ये भारतीय संविधान का एक संघवादी आचरण है या एकात्मक आचरण है, तो डेफिनेट सी बात है आपको समझ में आएगा कि ये भारतीय संविधान का एक यूनिटरी कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केंद्र बेसिकली राज्य के ऊपर क्या हो जा रहा है, हावी हो जा रहा है। मतलब दोनों की शक्तियों में बिल्कुल जो अनुपात है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जा रहा है, केंद्र सुपर पावरफुल हो जा रहा है, राज्य पर वो डोमिनेट करने लग रहा है, तो एक का पलड़ा बहुत भारी हो गया। तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द यूनिटरी कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद कीजिए, अभी तक जो अपने पॉलिटी पढ़ी है, गवर्नर का पद भी बेसिकली यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरीके से इमरजेंसी भी भारतीय संविधान में, आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान का एक एकात्मक आचरण है। ये यहीं से आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए इन नोट्स के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 8 है ये, और भाग 8 में कितने आर्टिकल्स हैं? 352 से लेकर 360, मतलब कुल मिला के 9 आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमरजेंसी की बातें करते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे गाइस लिखी हुई है दैट इमरजेंसी कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन। अभी अभी जो बात मैंने आपको बताई कि आपातकालीन के दौरान बेसिकली जो संघवादी व्यवस्था है वो बेसिकली एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाता है। संघीय ढांचे को बेसिकली एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसके दौरान हो जाता है संवैधानिक रूप से। कैसे? सिंपल सा मोटा मोटा कहोगे तो यही कि भाई केंद्र भारी हो जा रहा है राज्य के ऊपर, तो भाई एकात्मक तो हो ही गया। एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे चल के हम सब कंपेयर करके पढ़ेंगे, लेकिन इतना भी आपको मैं उम्मीद करता हूं कि शायद पता हो कि भाई जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों की जो सूची है भाग 3 में जो है बेसिकली, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक के जो अधिकारों की सूची है, जिसको आप कभी राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू फ्रीडम, दिस दैट पढ़ेंगे हम। सबसे बेहतरीन हिस्सा पॉलिटी का, ठीक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले बाकी की पॉलिटी का एक अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी वहाँ पे वो एनालिसिस करने में मज़ा आता है। और इसीलिए जनरली मैं फंडामेंटल राइट्स जैसे टॉपिक्स को ना बाद में पढ़ाता हूँ, जब आप बाकी पूरी पॉलिटी समझ जाते हो। अगर जैसे मैंने पार्ट 1, हमने शुरू में कैसे पढ़ा, पार्ट 1 पढ़ा, उसके बाद मैंने पार्ट 2 सिटीजनशिप वाला हिस्सा छोड़ दिया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स छोड़ दिया, पार्ट 4 डीपीएसपी छोड़ दिया, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स तब पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पार्ट 4 छोड़ दिया, सीधा पार्ट 5 पे आ गया मैं, पार्ट 5 में आ गया, और पार्ट 5 के साथ पार्ट 6, तो समझ रहे हो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड किस सीक्वेंस में मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है। समझो क्या लॉजिक है। पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया, पार्ट 2 मैंने छोड़ दिया, पार्ट 2 जो नागरिकता पे है सिटीजनशिप, पार्ट 3 मैंने छोड़ दिया जो फंडामेंटल राइट पे है, पार्ट 4 मैंने छोड़ दिया जो डीपीएसपी पर है, देश के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 4A भी साथ में छोड़ दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, ठीक है, नैतिक कर्तव्य। और सीधा हम आ गए पार्ट 5 में। पार्ट 5 में आए तो पार्ट 5 के साथ पार्ट 6 को भी हम लगातार देखते जा रहे हैं, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो ये सब छोड़ने का लॉजिक क्या है? ये सब छोड़ने का लॉजिक है कि ये पॉलिटी की सबसे बेहतरीन टॉपिक्स है। कहने का मतलब जिसमें एनालिसिस जबरदस्त, जिसमें जबरदस्त एनालिसिस की ज़रूरत होती है, लॉजिक की ज़रूरत होती है, आप सिस्टम को समझ रहे हैं, इस समझदारी की ज़रूरत होती है, आपको न्यायपालिका की जानकारी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जनरली में जब आप ये सब पढ़ लेते हैं, पार्ट 6, पार्ट 5, मतलब मोटा मोटा ये सब हिस्सा, तो एंड में जब ये पढ़ते हो ना आप, ये सब जो टॉपिक्स हैं, तो इसका मज़ा ही अलग होता है। इसलिए मैंने क्विट किया है, मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो 18वें पार्ट में ये है, बात आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। और इस दौरान बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। अब किस में क्या होता है ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो इमरजेंसी का जो प्रावधान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्लूप्रिंट, ठीक है, उसी से ये प्रावधान को बोरो किया गया है। अगर आप ब्रिटिश एक्ट्स की बात करें तब, अदरवाइज, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब इन सब मोटा मोटी जो बातें हैं उनको जानने के बाद अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में, सीधा घुसते हैं पार्ट 18 में। मैंने यहाँ पे एक बात बताई ना कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है। यहाँ पे कुछ सोचना मत अभी ज़्यादा,
तीन प्रकार के आपात होते हैं ना, 352, 356 और 360। किसमें क्या होता है, मौलिक अधिकार कहाँ पे खुद से समाप्त हो जाते हैं, कहाँ पे राष्ट्रपति को समाप्त करना होता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा सोचना मत, अभी बस मैंने एक मोटी सी बात आपको बताई कि जब आपातकाल का बेसिकली आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकारों पर इसका असर पड़ता है। मतलब हम देखते नहीं हो, हमारा उठना बैठना निकलना घूमना फिरना बंद हो सकता है जब बेसिकली इमरजेंसी लागू होती है। तो वही वाली बात है, अच्छे से समझेंगे, अभी यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले वही टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में चलते हैं। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में जब आप चलते हो तो सबसे पहली इमरजेंसी जो आपको ऑन स्क्रीन दिख रही है, जिसके लिए द ओन एंड ओनली द आयरन लेडी ऑफ इंडिया इज नाम, जिनका नाम है इसके लिए, यह बदनाम है ये तो छोड़ो, ठीक है, लेकिन हाँ, सी इज नोन फॉर दिस इमरजेंसी दैट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी, इज द टाइप 1 इमरजेंसी। मतलब कुल मिला के 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में है। दैट इज फर्स्ट इज आर्टिकल 352, इट टॉक्स अबाउट राष्ट्रीय आपात, दैट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इज आर्टिकल 356, सीक्वेंस में है तो यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं। आर्टिकल 356, दिस इज कॉल्ड योर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन इसे कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, राजकीय आपात। थर्ड इज बेसिकली योर फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज वित्तीय आपात, दिस इज आर्टिकल 360, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। इन तीनों इमरजेंसीज का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 18 में है। और इस 18 में कुल कितने आर्टिकल्स हैं, तो भाई 352 से लेकर 360 तक कुल मिला के 9 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमरजेंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपनी शुरुआत करेंगे आर्टिकल 352 से, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, दैट इज राष्ट्रीय आपात। ठीक है, देखो आशा करता हूं कि जिन लोगों को आना होगा वो अभी तक आ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ये प्रीमियर सेशन है, इसमें कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों से शायद ही उस तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा, शायद क्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये उम्मीद जरूर करूंगा कि आप लोग अच्छे से क्लास करो, क्योंकि मैं देख जरूर रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग इस समय क्या हरकतें करते हो। तो मुखियाइन हैं, ठीक है, फैन बॉयज़ हैं, ठीक है, मंजीत है, देन यू हैव दिस क्या कहते हैं, यू हैव दिस पूर्वी है, जो लोग भी हैं, वीनू हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मंजीत, मेनी नेम्स आर देयर और आई डोंट अभी एग्जैक्टली मुझे सब कुछ अचानक से याद नहीं आ रहा। ठीक है, बट आप लोग पढ़ना अच्छे से। ठीक है, और शेयर कर देना, मतलब 15-20 मिनट हो गए हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई अभी तक सब लोग आगे होंगे, 15-20 मिनट तक तो आते ही जाते रहते हो। ठीक है, तो एक बार बता देना जरूर कि भाई क्लास शुरू हो गई है, आप लोग पॉलिटी की क्लास में कृपया करके आ जाएं। ठीक है, तो शुरुआत अपनी राष्ट्रीय आपात से करते हैं। दिस इज आर्टिकल 352। किस आधार पे, पहले ये लगता है, ये देखिए, डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, युद्ध के आधार पर, जब युद्ध चल रहा हो तब उसके आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहरी आक्रमण। देखो, हर बाहरी आक्रमण को युद्ध नहीं कहा जाता, अभी ध्यान से सुनना, अभी लेट मी कंप्लीट। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन भी एक शब्द होता है। आर्म्ड रिबेलियन जो कि यहां पे नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखा नहीं हुआ है, लेट मी कंप्लीट, इसको बदल दिया गया था, अभी मुझे कंप्लीट करने देना। अभी यहाँ पे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन लिखा हुआ है, तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या अंतर है? युद्ध मतलब जिसकी फॉर्मल घोषणा होती है, युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से होती है, पढ़ चुके हैं। तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है कि वी आर एट वॉर विथ पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब जो जम्मू कश्मीर में लगातार होता रहता है पाकिस्तान के साइड से, जो ऑफिशियली वॉर का नाम तो नहीं है, लेकिन बाहर से वो आक्रमण की कैटेगरी में आता है। तो युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के आधार पर आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा, 3 आधार होते हैं। देखो, वही मैं कह रहा था कि अभी आगे मत सोचने लगना, नहीं नहीं सर तीसरा भी होता है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा इसे। देखो, पहला आपका हो गया वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन का डिफरेंस आप समझ गए। अब इसको कहते हैं बेसिकली 2 आधार हो गए, तीसरा आधार इसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। इंटरनल इमरजेंसी वो नेशनल इमरजेंसी के ही कैटेगरी में आता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। ये जो 2 आधार पे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे, इसको कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी।
और इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है, नेशनल इमरजेंसी के ही ये टाइप है, आंतरिक आपात, जब वो बेसिकली तीसरे आधार पे, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे जब लागू हो राष्ट्रीय आपात, तो उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, आंतरिक आपातकाल कहते हैं। मतलब कुल मिला के नेशनल इमरजेंसी कितने ग्राउंड्स पे डिक्लेयर हो सकता है? वॉर, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण, और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। ये सब बदल चुका है, इस पर चर्चा होगी, अभी आगे आगे कुछ नहीं सोचना है। लेकिन पहली बात तो ये कि आर्म्ड रिबेलियन है क्या? सशस्त्र विद्रोह। जैसे अपने लोग जब अपने लोगों के खिलाफ ही हथियार उठा ले, टिपिकल एग्जाम्पल नक्सलाइट्स, माओवादीज, दे आर व्हाट? आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। अपने लोगों के खिलाफ ही जब अपने लोग हथियार उठा ले, उसी को छोटे स्तर पे दंगा भी कहते हो, ठीक है। तो लेकिन सरकार के खिलाफ जब हथियार उठा ले, दैट इज कॉल्ड सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रिबेलियन में ध्यान रखिएगा, अपने लोग हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन में बाहर से लोग आए हैं, बाहर के लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं। वॉर में भी बाहर के लोग हैं। आर्म्ड रिबेलियन में आपके देश के अंदर के अपने लोग हैं, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। टिपिकल एग्जांपल माओवादी, नक्सलिज्म, ये सब आर्म्ड रिबेलियन का टिपिकल एग्जांपल है। सो तीन आधार पे बेसिकली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। और तीनों में आप लोग को डिफरेंस भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो इसे आप कहते हो एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाहरी आपात। और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो इसे आप कहते हो इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी मतलब आंतरिक आपात, मतलब अंदर ही कुछ तबाही हो रही है। इस आर्म्ड रिबेलियन नामक शब्द को आगे चल के बदल दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट। हम देख रहे हैं पहला वाला आपात, दैट इज राष्ट्रीय आपात। नाउ सी, राष्ट्रपति डिक्लेयर करने का अधिकार रखता है, और यह बात कभी मत भूलिएगा कि राष्ट्रपति जो भी करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका मालिक प्रधानमंत्री होता है, उसकी सलाह पर। यह बात कभी मत भूलिएगा कि हमारे देश में सारे नाम, सारे फैसले, सारे ये सब, ये बात पहले में मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति के नाम से लिए जाएंगे, लेकिन हकीकत बेसिकली कुछ और है। और इसका कारण है आर्टिकल 53, आई होप यू रिमेंबर दैट, ठीक है। सो राष्ट्रपति डिक्लेयर कर सकता है कभी भी, ठीक है, जब इन तीनों आधारों पे, तीन आधार जो पड़े ना, इन तीनों आधार पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ? पूरे देश में लागू करेगा या देश के कुछ हिस्से में? ध्यान रखिएगा, पूरे इंडिया में भी नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकती है और इंडिया के एक छोटे से हिस्से में भी लागू हो सकती है, आइदर इन इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट। पूरे हिस्से में या पूरे देश में लागू कर सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हाँ भाई पूरे देश में ही जब लागू होगा तो ये लागू होगा, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि युद्ध को, ऐसा नहीं है कि मतलब तीन ग्राउंड बताए गए, ठीक है, कि भाई वॉर है, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन है, या तो आर्म्ड रिबेलियन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वॉर डिक्लेयर हो जाए तभी नेशनल इमरजेंसी। देखो कितनी ट्रिकी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध शुरू होगा तभी एक्सटर्नल इमरजेंसी लागू होगी, नहीं। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि युद्ध के पहले भी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, तो युद्ध शुरू होने से पहले, एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर के पहले भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और वॉर ही नहीं, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन, इन तीनों के होने से पहले भी राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। मतलब आपसे एक सवाल, आपको फंसाया जा सकता है इंटरव्यू में कि क्या युद्ध शुरू होने से पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है? सोचने लगोगे, अरे बाप रे, तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वैसे जैसे कॉम्प्रिहेंशन हम लोग नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे बार बार मैं एक चीज़ आप लोग को बता रहा था। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नहीं की है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर 2023 का एग्जाम देना है कर लेना, बहुत फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या वॉर, अभी देखो वॉर का फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है, टीवी रेडियो पर घोषणा होती है कि राष्ट्रपति ने युद्ध की घोषणा की है चीन के खिलाफ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन क्या युद्ध की घोषणा से पहले राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है? डेफिनेट हो सकता है। क्या बाहरी आक्रमण होने से पहले आपात लागू हो सकता है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल हो सकता है। क्या जम्मू कश्मीर में ही सिर्फ लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। क्या पूरे भारत में लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, पूरे देश या फिर देश के किसी भी हिस्से में। तो ये पहले प्री अकरेंस भी इसका पॉसिबल है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, और वही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है।
अभी ये मेजॉरिटी वाली बात छोड़ो, अभी ये गलत जगह पे स्लाइड आ गई है, इसकी ज़रूरत बाद में है, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी एप्लीकेबल टू द इंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ये 42वें संवैधानिक संशोधन में ये प्रावधान को रखा गया था कि पूरे देश, या तो पूरे देश में लागू कर सकते हैं या फिर देश के एक छोटे से हिस्से में भी इसे लागू कर सकते हैं। ये वाला प्रावधान ऐड किया गया था, मॉडिफाई किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। अभी जो आर्म्ड रिबेलियन मैं बता रहा हूँ आप लोग को बार बार, आर्म्ड रिबेलियन, ये जो तीसरा आधार है, नेशनल इमरजेंसी के 3 आधार थे ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ये वाला शब्द बदल दिया गया था। क्यों बदल दिया गया था ये कहानी भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह 44वें संवैधानिक संशोधन 1978, जब भी ये शब्द आता है मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय संविधान में लगभग अभी तक जो सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं उसमें 2 संशोधन सबसे बड़े हुए थे। मतलब पूरे संविधान को बदल के लगभग रख दिया गया था। एक वही केशवानंद भारती के बाद वाला 42वां संवैधानिक संशोधन और एक इमरजेंसी के बाद वाला 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। तो आप देखोगे कि भाई ये दोनों का जिक्र भी बार बार होता है हमारी क्लास में। नाउ लिसन, ये जो आर्म्ड रिबेलियन वाला शब्द है, आर्म्ड रिबेलियन, ये शब्द जो है ना 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में आया। कि इससे पहले कौन सा शब्द था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। 3 जो बेसिकली मैं आधार आप लोग को शुरू से बता रहा था कि भाई वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड दिस, पहले 1978 से पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस इसे कहते थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते थे। 1978 में इसको बदल दिया गया, 1978 में बदल के इसे आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। क्यों भाई? मैंने बोला था पहले कि मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको, ठीक है। तो क्यों? ये इसलिए कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब तो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो सकता है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, एमएलए एमपी की खरीद फरोख्त, ये भी एक डिस्टर्बेंस है। इलेक्शन में ईवीएम को हाईजैक कर लेना, ठीक है, वोट खरीद लेना, पैसे बांटना, ये सब भी तो डिस्टर्बेंस है। और माओवादियों का डिस्टर्बेंस वो अलग प्रकार का डिस्टर्बेंस है, जो हथियार लेके ISIPS को उठाते रहते हैं, वो भी एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस बड़ा वेग शब्द है। 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था ना, कहते हैं कि इसी शब्द का अब्यूज किया था। ये वही वाली स्थिति थी उस समय। बेसिकली जो स्थिरता थी राजनीति में, बिकॉज ऑफ दिस मोरारजी देसाई, जो आगे चल के नए प्रधानमंत्री 2 साल के लिए बनेंगे। ये बात और है कि फिर से आगे इंदिरा गांधी आ जाएंगी, वो सरकार 2 साल तक ही चलेगी, ठीक है। तो ये वही टाइम था, कहा जाता है कि इस शब्द का दुरुपयोग हुआ था उस समय। ऐसी राजनीतिक स्थिरता थी। वो जो मोरारजी देसाई एंड दिस JP नारायण, जो जनता पार्टी का उदय हुआ था, तो कांग्रेस की नैया थोड़ी डगमगाई थी। और इसी का शब्द का दुरुपयोग करते हुए, ठीक है, दुरुपयोग इन द सेंस कि भाई ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसी आधार पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस बात को भी, और इसके बाद लोगों को अरेस्ट करना, दंगा फसाद, बेसिकली जहां भी जो भी हंगामा हो रहा है, जुलूस हो रहा है इंदिरा गांधी के खिलाफ, सीधा जेल में ठूसो, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये एक पॉइंट है जिसके लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस का अब्यूज हुआ था इस शब्द का। क्यों? इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज को आप दंगा फसाद के नाम पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दोगे। और इमरजेंसी डिक्लेयर करना इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। व्हाई? बिकॉज इस समय कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिटरी हो जाता है, केंद्र हावी हो जाता है, राज्य को धराशायी कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब तो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस। तो इसलिए इस शब्द को बदल के कहा गया कि इंदिरा गांधी ने शब्द का दुरुपयोग किया है। ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं, राजनीतिक अस्थिरता इमरजेंसी का कारण नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट कर दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 कि भाई सशस्त्र विद्रोह जब तक ना हो तब तक राष्ट्रीय आपात आप लागू नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद ही हुआ था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाई दिस वर्ड वाज चेंज्ड। सशस्त्र विद्रोह का मतलब हथियार लैस लोग जब देश में इस तरीके से उठें कि देश की स्थिरता या सुरक्षा खतरे में आ जाए, तो ये एक आधार हो सकता है नेशनल इमरजेंसी का। जैसे इसमें टिपिकल एग्जाम्पल माओवादियों का आप ले सकते हो कि कभी माओवादी अगर इस स्तर पर देश में हंगामा मचा दें, ठीक है, कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटेंड लगे, हालांकि ऐसी हैसियत उनकी नहीं है, बट तो फिर ये एक ग्राउंड हो सकता है। सशस्त्र विद्रोह नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, सशस्त्र विद्रोह नेशनल इमरजेंसी का का, कारण हो सकता है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट।
तो कुल मिला के कितने आधार हो गए? कुल मिला के आपके 3 आधार हो गए नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का। 3 आधार, एक तो हो गया वॉर, दैट इज क्लियर टू यू, दूसरा हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन, ये भी आपका क्लियर हो गया, और तीसरा पहले से था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिस शब्द का दुरुपयोग हुआ 1975 के दौरान, ये भी बेसिकली एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है, और इसीलिए इसे बदल के बेसिकली क्या कर दिया गया, एक आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट? ऑलराइट, ये कहानी क्लियर हुई। अच्छा, राष्ट्रपति को अधिकार है इमरजेंसी लागू करने का, ये वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसे अब देखो यहां भी 44वां, मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटी में, भारत की पॉलिटी में, भारतीय संविधान पढ़ने में 42वां और 44वां संवैधानिक संशोधन अगर बार बार नहीं आ रहा है तो आप अच्छी पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो। यकीन मानो, हम लोग शुरू से जो क्लास कर रहे हैं इसमें 2 संवैधानिक संशोधन का जिक्र हमेशा हुआ है, और ये अच्छी पॉलिटी है, ठीक है। कहने का मतलब ये दोनों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप के संशोधन कहे जाते हैं। तो नेशनल और खास करके 44वां संवैधानिक संशोधन 1978, क्योंकि इंदिरा गांधी वाले कांड के बाद यही हुआ था, और इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा रीजन थी इस अमेंडमेंट का। तो यहां भी एक बात देखो, नेशनल इमरजेंसी में क्या ये भी कहा जाता है, द प्रेसिडेंट कैन इन्वोक अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन। ये वाली बात, रिटन रिकमेंडेशन वाली बात 44वें संवैधानिक संशोधन में ही कही गई थी कि जब तक कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को नहीं मिलेगा तब तक ये आपात आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके पहले ओरली, ये तो वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली बात है ना, कि मंत्री परिषद के बेसिकली फैसले को मानने के लिए वो बाध्य होता है। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में ये साफ साफ कह दिया गया कि, ठीक है, मतलब ये काम तभी होगा जब लिखित में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात कैबिनेट से ये बात प्रेसिडेंट तक पहुंचेगी। तो ये भी 44वें, ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने बेसिकली उस समय भी धमकी देकर ये आपातकाल बेसिकली प्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, ताकि सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए और वो उस समय के होने वाले जुलूस और उनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबा सके। आउटराइटली जेलों में ठूसा गया था लोगों को, खास करके ये जनता पार्टी वाले ही लोग थे, ठीक है, अगर आप लोग को पता हो तो। और बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, याद रखिएगा। अभी रुक जाइए, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स गाइस। हाँ, तो ये भी कहा जाता है कि भाई इंदिरा गांधी ने बेसिकली उस समय जो राष्ट्रपति थे ना, उनको ज़बरदस्ती करके ये काम करवाया था, ठीक है, डरा धमका के। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ये उस समय राष्ट्रपति थे। तो ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उन्हें डरा धमका के ज़बरदस्ती। तो भाई 44वें संवैधानिक, अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी थी डिक्टेटर टाइप की, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अभी कुछ ज़्यादा आप लोग खुद से मत सोचिएगा, आपको बहुत सारी कहानी बड़ी सिंपल सी भाषा में मैं समझाता जाऊंगा। अभी आपके दिमाग में इन मुद्दों को लेकर जो भी पूर्व धारणाएं हैं उसको मैं नहीं मान रहा हूं, और मैं भी कहता हूं कि आप लोग भी अपने साइड में रखना उसे। देखो कितनी क्लैरिटी इमरजेंसी को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली उस पर हो जाएगी। तो कहा जाता है कि फखरुद्दीन अली अहमद को ज़बरदस्ती उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दिया था ये सब। तो इसलिए 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में ये बात भी कह दी गई कि अब कैबिनेट का रिटेन बेसिकली रिकमेंडेशन चाहिए, रिटन लिखित रिकमेंडेशन, तभी प्रेसिडेंट बेसिकली इन्वोक कर सकता है इमरजेंसी, अदरवाइज नॉट। ये बात बेसिकली 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में ही ऐड किया गया था। अब जब मान लीजिए कि फलाने ढिमके तरीके से राष्ट्रीय आपात लागू हो गया, ठीक है, तो अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात आई है, कब तक लागू रहेगा, कितने दिनों तक लागू रहेगा, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। देखो इमरजेंसी तो लागू हो गया, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, लागू हो गया, ठीक है। उस समय तो कागजी काम करने का ज़्यादा टाइम नहीं है ना। मान लो युद्ध हो गया, इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, केंद्र को फैसले लेने हैं, इस समय 10 लोगों से बात करने का, मीटिंग करने का टाइम नहीं है, तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई हाँ, केंद्र के पास बड़ी शक्तियाँ आ गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है कि उसके बाद उसको संसद में
उसको मतलब कब तक वो कंटिन्यू करेगा, इसके लिए संसद के दोनों सदन में बेसिकली विशेष बहुमत से पारित होना पड़ता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में, लेकिन यहाँ पे साधारण बहुमत की जरूरत होती है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट बिफोर 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के पहले यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी था। 44वें संवैधानिक संशोधन से पहले यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी था, लेकिन अब बेसिकली ये विशेष बहुमत में कन्वर्ट हो गया 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के अंतर्गत। और वही बात यहाँ पे लिख दी गई थी, ये स्लाइड गलत जगह पे लिख दी गई थी, ये स्पेशल मेजॉरिटी। और आपको पता है कि स्पेशल मेजॉरिटी भारतीय संविधान में अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। यहाँ पे कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वाली विशेष बहुमत बेसिकली चाहिए होती है संसद के दोनों सदनों में नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद। उससे पहले बेसिकली साधारण बहुमत से ही इमरजेंसी दोनों सदन में पारित हो जाता तो कंटिन्यू रहता। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग, और ये सब डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसको अब फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप यू रिमेंबर कि विशेष बहुमत का ये टाइप क्या होता था, मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो ये बहुमत वाली परिस्थिति याद रखिएगा। दोनों सदन में अगर ये पारित हो गया विशेष बहुमत से, ठीक है, और कितने दिनों के भीतर पारित होना पड़ेगा? 1 महीने के भीतर। मतलब नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया, उसके बाद 1 महीने के भीतर ये काम हो जाना चाहिए। क्या? संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत से ये पारित हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम 356 और 360 की बात करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट रूल और वित्तीय आपात, यहाँ पे ये जो 1 महीना है ना, 2 महीने का होता है। मतलब ये लागू होने के बाद 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन में पारित होना पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना। ठीक है, ये काम भी यहां भी 2 महीना ही था, यहां भी 2 महीना ही था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में इस 2 महीने को बदल के 1 महीने में कर दिया गया। क्लियर है बात अभी तक एकदम? ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति में हो गया भाई वॉर, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया। 1 महीने के भीतर बेसिकली 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन में ये विशेष बहुमत से पारित भी हो गया। ठीक है, तो अब क्या, कितने दिनों तक कंटिन्यू रहेगा? उससे पहले एक और बात, अगर मान लो, ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ और 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन में पारित। इस एक महीना में लोकसभा भंग हो गई, इस 1 महीना में ही सरकार गिर गई, मान लो लोकसभा भंग हो गई। अब क्या? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार, ठीक है, अब राज्यसभा कर सकती है। इसका विस्तार अब से, मतलब अगर भंग हो गई तो अब उधर क्या होगा वो तो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, सरकार बनेगा, क्या होगा, दुनिया होगा, जहान होगा। ठीक है, ये सब राष्ट्रपति वाली बातें हो गई। अब उस डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाएगा राष्ट्रपति, तो ऊपर से युद्ध चल रहा है, तो बहुत विचित्र स्थिति है, लेकिन हो तो सकती है ना। तो जब लोकसभा अगर बीच में ही भंग हो गया ना इस 1 महीने के भीतर, तो अब जो काम है ना वो सिंगल हैंडेडली राज्यसभा कर सकती है। ध्यान रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो मतलब उस समय अगर उस 1 महीने में लोकसभा भंग हो गई ना, कहने का मतलब यह है, तो उस 1 महीने में राज्यसभा ही बेसिकली अगर विशेष बहुमत से उसे पारित कर देता है तो वो 1 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। उसे राज्यसभा अकेले बहुमत से अपने पारित कर सकता है और वो 1 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। मतलब वो कंटिन्यू रहेगा, कितने दिनों तक कंटिन्यू रहेगा वो आगे की बात है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि नई लोकसभा बन के आ जाती है। ठीक है, तो नई लोकसभा बन के आएगी, तो नई लोकसभा मान लो आज बन के आ गई, तो 30 दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद 30 दिन के बाद लोकसभा में भी विशेष बहुमत से उसे पारित होना पड़ेगा। देखो, इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूं, कंफ्यूज मत होना। ये सब वो एरियाज है जो आप लोगों से गलती करवाएंगे ही करवाएंगे। देखिए, सिंपल सी बात है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, 352 लग गया। ठीक है, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी। अब इसको 1 महीने के भीतर दोनों सदन से, राज्यसभा और लोकसभा, विशेष बहुमत से पारित होना पड़ेगा।
तभी ये आगे कंटिन्यू करेगा। कितने दिन कंटिन्यू करेगा वो छोड़िए, लेकिन तभी ये आगे कंटिन्यू करेगा। यहां पे एक परिस्थिति आई, ठीक है, कि इस 1 महीने में ही अगर सरकार गिर जाए, अर्थात अगर लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होगा। अगर इस 1 महीने में ही लोकसभा भंग हो जाए, सरकार गिर जाए, तो सिंगल हैंडेडली इसको मतलब सहमति राज्यसभा दे सकती है। मतलब सिर्फ राज्यसभा ही सहमति दे देगी, और सहमति दे देगी तो ये आगे कंटिन्यू रहेगा। अब कहां तक कंटिन्यू रहेगा वो छोड़ो, लेकिन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि बीच में लोकसभा, नई लोकसभा बन जाती है, नई लोकसभा बन गई, तो नई लोकसभा बनने के बाद ये 30 दिन तक, नई लोकसभा के 30 दिन तक ये चलता रहेगा। 30 दिन के बाद इसे नई लोकसभा में भी विशेष बहुमत से पारित होना पड़ेगा, तभी आगे कंटिन्यू चलेगा। अभी तक मैंने ये बात आपको बताई है। अब मान लो कि संसद के दोनों सदन में या लोकसभा के भंग हो जाने पर अकेले राज्यसभा की सहमति से अगर ये 1 महीने तक आगे, अगर बेसिकली 1 महीने के भीतर ये सहमति मिल गई तो ये कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा आगे देखते हैं, ठीक है। अगर संसद के दोनों सदनों ने इसे अगर पारित कर दिया 1 महीने के भीतर, या फिर अकेले लोग राज्यसभा, वो परिस्थिति आप समझ रहे हो, एक बार में वो आपात 6 महीने तक उसका विस्तार होगा, 6 महीने तक वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और हर 6-6 महीने पर संसद के दोनों सदन की सहमति की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार 6-6 महीने करते हुए वो इनडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। ये जो तरीका, प्रोविजन था ना, ये भी 44वें संवैधानिक संशोधन में ऐड किया गया था। उससे पहले क्या था कि राष्ट्रीय आपात का विस्तार कितने दिनों तक हो सकता है, तो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक हो सकता है। सीधे ऐसी बात थी संविधान में, क्योंकि आप नहीं जानते हो ना कि युद्ध कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, आप नहीं जानते हो कि एक्सटर्नल एग्रेशन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 44वें संवैधानिक संशोधन में क्या कह दिया गया कि नहीं, ठीक है, रहेगा तो इतना ही, लेकिन हर 6-6 महीने पर संसद की सहमति की आवश्यकता होगी, हर 6 महीने पर संसद की सहमति की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के कहानी कैसे हुई, हर 6 महीने पर संसद के सहमति की आवश्यकता, और ऐसे 6-6 महीने करते हुए इनडेफिनिट टाइम तक नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। मैं मान के चलता हूं कि चीजें स्पष्ट होंगी और होनी चाहिए। घबराना मत, अभी आज की क्लास तो प्रीमियर्ड सेशन है, डोंट वरी, लेकिन अगली क्लासेस जो होंगी अब लाइव होंगी, तो अगर कोई भी शंका आशंका रह जाए ना, तो अभी इमरजेंसी बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खास करके इसमें मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आगे की क्लासेस में भी हम उन डाउट्स को देख सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे तो कभी भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब देखिए, रही बात अगर आपातकाल का निरसन करने की, समाप्त करने की, तो भाई ये तो राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है, एट एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, कभी भी कर सकता है। और ऐसा करने के लिए उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत भी नहीं पड़ती। राष्ट्रपति इमरजेंसी को कभी भी रिवोक कर सकता है, इसके लिए कोई संसदीय सहमति की आवश्यकता नहीं है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली बात कभी मत भूलना। राष्ट्रपति वही कर रहा है जो मंत्रिपरिषद उसे करने के लिए कह रहा है। तो रिवोक भी अगर कर रहा है ना, ठीक है, रिवोक भी कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। मतलब लोकसभा डेफिनेटली ऐसे इमरजेंसी को समाप्त करने के लिए एक संकल्प घोषित करेगा। मतलब वही बात है, सरकार का एक संकल्प चाहिए इमरजेंसी हटाने के लिए। तो ये कोई नई बात थोड़ी ना है यार, राष्ट्रपति जो भी कर रहा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही कर रहा है, तो ये कौन सी नई बात थी। ये लेकिन बात नई इसलिए है क्योंकि इसको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में ऐड किया गया था। इससे पहले क्या था कि इमरजेंसी को हटाने के लिए, राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति को किसी के सहमति की जरूरत नहीं है। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में क्या कह दिया गया कि हटाने के लिए भी लोकसभा के एक संकल्प की जरूरत है, एक प्रस्ताव की जरूरत है, ठीक है। अब देख रहे हो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के अंतर्गत कितना भयानक परिवर्तन हुआ है हमारे संविधान में, ठीक है। ऑल राइट,
अब ये वाला पॉइंट इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दो, हालांकि है तो बड़ी इंपॉर्टेंट, चलो बता ही देता हूँ। ये भी 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 की ही बात है कि भाई अगर लोकसभा की कुल क्षमता का 1/10 एक रिटेन नोटिस देते हैं स्पीकर को, ठीक है, स्पीकर को, ठीक है, देते हैं कि भाई एक स्पेशल विशेष बैठक बुलाई जाए 14 दिनों के भीतर, ठीक है, 14 दिनों के भीतर, किस काम के लिए कि भाई इमरजेंसी को स्थगित करना है, डिसअप्रूव करना है, बंद करना है। ये प्रोसेस समझ रहे हो? ये काम तभी हो सकता है, मतलब कब खत्म करना है ये कौन जानता है कि कब वॉर खत्म हो जाए, तो कैसे होगा? अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर स्पीकर को एक रिटेन नोटिस दें कि 14 दिनों के अंदर बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में हम ये तय करेंगे कि इमरजेंसी को कब से रिवोक करना है, तो बेसिकली लोकसभा ऐसा कोई संकल्प अपने बहुमत से पारित करता है तो इमरजेंसी रिवोक होती है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के अंतर्गत ये बात जोड़ी गई थी। उससे पहले क्या था? सीधा सिंगल हैंडेडली राष्ट्रपति इमरजेंसी को कभी भी रिवोक कर सकता है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। याद रखना, बहुत टेक्निकलिटीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे जब हटाने वाली प्रस्ताव को पारित किया जाएगा ना, इमरजेंसी को समाप्त, तो वहां पे सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा। वहां पे विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी, सिंपल मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। तो एक एक बात बहुत फैक्चुअल है और एक एक बात इतना ट्रिकी है कि आप लोग फंसोगे ही फंसोगे, बस ध्यान रखना है। अब आ जाइए कि राष्ट्रीय आपात के दौरान प्रभाव देश पर क्या क्या पड़ता है। एक प्रभाव तो जरूर पड़ेगा ना कि स्टेट के ऊपर सेंटर हावी हो जाएगा, ठीक है। तो वही देखते हैं कि भाई लोकसभा के ऊपर और स्टेट असेंबली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लोकसभा के ऊपर यह प्रभाव पड़ेगा कि इसका टर्म एक्सटेंड हो सकता है। आपके देश में हुआ भी है, 5वीं लोकसभा का 1971 से 1977 चला गया था, ये 6 साल का हो गया था 1975 की इमरजेंसी की वजह से। तो लोकसभा का टर्म बढ़ सकता है, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है। और ध्यान रखिएगा कितना, फिर सवाल उठता है कितना। तो भाई 6 महीने से ज़्यादा अगर इमरजेंसी जिस दिन समाप्त हो जाती है उसके बाद ये एक्सटेंशन 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब मान लो यहाँ पे इमरजेंसी समाप्त हो गई तो उसके बाद लोकसभा को मैक्सिमम उसका एक्सटेंशन 6 महीने तक हो सकता है, समाप्त होने के बाद। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लोकसभा पे असर है। अब आपको पता है कि केंद्र राज्य के ऊपर हावी हो जाता है, तो पार्लियामेंट इस समय किसी भी स्टेट असेंबली के टर्म को 5 साल से बढ़ा सकता है, 1 साल के लिए, बाय 1 ईयर ईच टाइम, मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए। मान लो कि भाई पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ठीक है, तो जरूरत पड़ सकती है कि भाई जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सब की असेंबलीज में चुनाव की स्थिति नहीं है, युद्ध हो रहा है, तो इनकी असेंबली का एक्सटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये काम ये लोग अब नहीं कर सकते हैं खुद से, ये काम पार्लियामेंट करेगी। और पार्लियामेंट ऐसा कितना कर सकती है? 1-1 साल करके इनके विधानसभा का विस्तार कर सकती है, 1-1 साल। लेकिन फिर वहां भी ये बात ध्यान रखना कि जिस दिन इमरजेंसी समाप्त हो गई उससे आगे 6 महीने से ज्यादा नहीं, उसके आगे, मतलब 1-1 साल करके इंडेफिनिट पीरियड तक आएगा। लेकिन जिस दिन इमरजेंसी समाप्त हो गई उसके बाद मैक्सिमम 6 महीना, ये बात जरूर ध्यान रखना है, उसके बाद मैक्सिमम 6 महीना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो हुआ कि स्टेट असेंबली पे। अच्छा, एक और बात, यहां पे एक बात अंडरस्टूड है, ये बात अंडरस्टूड है, मैंने बताया नहीं लेकिन अंडरस्टूड है कि भाई क्या नेशनल इमरजेंसी के दौरान विधानसभाएं भंग हो जाएंगी? नहीं, विधानसभा भंग नहीं होती है, विधानसभा काम कर रही होती है, ठीक है। बस ये है कि सेंटर उसको ओवरराइड करता है। सेंटर मतलब स्टेट पर ओवरराइड करता है, इस पर बाद में आएंगे हम, और ठीक है, क्योंकि देखेंगे राष्ट्रपति शासन में तो सरकार ही गिर जाती है, लेकिन यहां पे विधानसभा भंग नहीं होती है। आएंगे, रुक जाइए, अभी उस पर आएंगे। अभी आ जाइए जो 300, देखो एक इमरजेंसी को समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज इसमें हम सारी बातें कर रहे हैं। बाकी 356 में आओगे, 360 में आओगे तो फिर कंपैरेटिव पढ़ना होता है ना, ठीक है। मतलब अब सारी बातें तो रिपीट वहाँ पे नहीं करेंगे ना, बस देखेंगे देखो हाँ वहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे ये होगा। तो पहला जो इमरजेंसी का ये पार्ट है ना, ये थोड़ा आपको लग रहा है कि सर 352 इतना सारा नहीं, 352 में जितना भी टाइम लग रहा है 356 और 360 उसके आधे में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सारी बातें आपको पता है, बस डिफरेंस पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जिक्र भारतीय संविधान के पार्ट 18 में है, 18वें पार्ट 18 में है, पार्ट 18 में है। और कहाँ से कहाँ तक? 352 से 360। तो 352, 356 और 360, ये तो 3 इमरजेंसी हो गए। अब यहाँ पे 2 आर्टिकल का और जिक्र है। कौन सा आर्टिकल भाई? तो एक है बेसिकली 358 और 359। इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 358 क्या है? 358 संबंधित है आर्टिकल 19 में दिए गए जो 6 प्रकार के फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम जो करके आर्टिकल 19 है, इसमें 6 प्रकार के छोटे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ द थिंग्स, स्वतंत्रता का जो अधिकार है। तो 358 उससे जुड़ा हुआ है। और 300, पहले ध्यान से सुनना, 359 किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, 359 जुड़ा हुआ है उन सारे मौलिक अधिकारों से जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर है। अभी अंतर समझ में आएगा। देखो 358 किससे संबंधित है? 358 संबंधित है कि भाई सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार हमारे हमसे छीने जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, 358 के अंतर्गत भी और 359 के अंतर्गत भी। लेकिन 358 के अंतर्गत सिर्फ आर्टिकल 19 की बात होती है, मतलब वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल 359 के अंतर्गत बाकी सारे मौलिक अधिकारों की बात होती है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हल्का सा, 21 का मतलब राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार वाला अनुच्छेद होता है कि कानून के अलावा कोई भी हमसे हमारा जीवन, स्वतंत्रता और जीवन जीने की आज़ादी नहीं छीन सकता है। और आर्टिकल 20 क्या कहते हैं, हाँ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वाला, अगर आप लोग को याद है तो पता होगा कि आर्टिकल 20 वही होता है, सॉरी आर्टिकल 21 वही होता है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आर्टिकल 20, तो 20 होता है कि भाई किसी भी दोषारोपण की स्थिति में, मतलब प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ द कन्विक्शन, मतलब आप पर जो आप कोई क्राइम करते हो तो आप पर कोई दोष लगता है, तो उसके बाद मुकदमा चलता है, सजाएं मिलती हैं, तो उस समय भी आपके बहुत सारे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं कि आपको लॉयर दिया ही जाएगा, आपको सुनना पड़ेगा चाहे आपने क्राइम कहीं भी किया हो, ये सब पढ़ा हुआ होगा आपने आर्टिकल 20 में। तो देखो आर्टिकल 3 पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, बस मैंने आपको याद दिला दिया है। तो फंडामेंटल राइट 358, देखो 358 और 359 दोनों के अंतर्गत क्या होगा? फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाएंगे, हमारे हमसे छीने जाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन 358 में सिर्फ आर्टिकल 19 की बात की जाएगी, वही स्वतंत्रता का अधिकार, और 359 में सारे मौलिक अधिकारों की बात की जाएगी सिवाय 2 के, आर्टिकल 20 और 21, ये किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब यही बात है कि आर्टिकल 21, सोचो अब जरा, आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर देने का मतलब क्या है कि कोई भी आके आपको गोली मार सकता है और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं हुआ, क्योंकि जीवन का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है ही नहीं, ठीक है। आर्टिकल 20 को समाप्त करने का मतलब क्या है कि पुलिस कभी भी आके आपको अरेस्ट कर लेगी बिना किसी कारण के। अदरवाइज अभी आपके पास आर्टिकल 20 के अंदर संरक्षण का अधिकार है कन्विक्शन के केस में, कि भाई पुलिस आपको वारंट दिखाएगी, पुलिस इस तरीके से ही आपको लेके जाएगी, आपका ट्रायल होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होगा, ये आपको साफ साफ दिमाग में रखना है। तो आर्टिकल 359 में वो सारे मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर उनके सस्पेंशन की बात होती है, और आर्टिकल 358 में अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में बात होती है, उसके सस्पेंशन में। तो होता क्या है भाई, ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है, अगर 352 डिक्लेयर हुआ है, हाँ अगर 352 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तो जो आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं छोटे छोटे, यार आर्टिकल 19 तो आप लोग को याद होगा ना, सबसे चर्चे में रहता है हमेशा ये आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ
फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म संघ और बेसिकली यूनियन बनाने का अधिकार, भारत की चौहद्दी में घूमने का स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने का अधिकार, ये जो 6 उसके अंदर छोटे छोटे फ्रीडम है, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड माने जाएंगे। 358 क्या कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी 352 डिक्लेयर हुई है तो 6 फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। इसके लिए किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते हो, ठीक है, वही सेक्शन 144 भी लग सकता है। आपके मूवमेंट को, आपके स्पीच और एक्सप्रेशन को, आपके ऑक्यूपेशनल कैपेसिटी को रोका जा सकता है, ये बात कही जा रही है। और 359 क्या कह रहा है? 359 ये कह रहा है कि इस समय राष्ट्रपति 359 के आधार पे अगर फंडामेंटल राइट को सीज किया जा रहा है तो ये क्या होता है कि राष्ट्रपति बेसिकली किसी भी मौलिक अधिकारों के, देखो ध्यान रखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट आर नॉट सस्पेंडेड। इसके अंतर्गत 359 अगर लागू किया जाता है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, स्थगित नहीं होते हैं, उनको सिर्फ उनका इन्फोर्समेंट स्थगित किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट में ही आर्टिकल 32 की बात देखी होगी कि मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। एकमात्र ऐसे अधिकार जिसकी रक्षा के लिए हम इन्फोर्समेंट के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और किसी मामले में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हो। तो आर्टिकल 359 लागू करने का मतलब होता है कि राष्ट्रपति हमारा जो ये सुप्रीम कोर्ट जाकर हमारा मौलिक अधिकार सुरक्षित रखने का जो हमारा अधिकार है उसको स्थगित कर सकता है। कहने का मतलब ये भी हुआ नाक ऐसे पकड़ो या नाक ऐसे पकड़ो। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि 358 और 359 के बीच का अंतर क्या है। 358 ये कह रहा है कि अगर 352 लगा है राष्ट्रीय आपात तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड माना जाएगा। 359 ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं माने जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट की रक्षा करने का जो अधिकार, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, यह आपसे छीन लिया जाएगा। कहने का मतलब कि आप संभल के रहो, ठीक है, अदरवाइज पुलिस आपको बेवजह अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट करने के बाद पुलिस पे आरोप नहीं लगा सकते हो कि वारंट दिखाओ कुछ भी, वो सब छीन लिया जाएगा आपसे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359। 359 में फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता, बस आर्टिकल 32 सस्पेंड कर दिया जाता है। अब थोड़ी सी दिक्कत आप लोग को यहाँ पे हो सकती है फंडामेंटल राइट अगर आप लोग को नहीं पता हो तो। आर्टिकल 32 यही कहता है कि फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो हमारी संरक्षण है ना मौलिक अधिकारों का, इसको समाप्त कर दिया जाता है, फंडामेंटल राइट को समाप्त नहीं किया जाता है। कुल मिला के बात यही है कि ना कैसे छुओ या ना कैसे छुओ, ठीक है। हाँ, लेकिन 358 में सिर्फ एक मौलिक अधिकार की बात की गई है, आर्टिकल 19 की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक और बात, यहां पे आपने आर्टिकल 19 जो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सस्पेंड हुआ है ना, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी तो 19 आर्टिकल 19 सस्पेंड, ये तभी हो सकता है, कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपात को युद्ध के आधार पे घोषित या एक्सटर्नल इमरजेंसी के आधार पे घोषित किया जाता है। ये बात भी 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में, मतलब 3 आधार थे ना, 3 आधार थे, फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और क्या आपका एक आर्म्ड रिबेलियन, ये बदल गया था ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस से आर्म्ड रिबेलियन हो गया था, ठीक है। तो ये तीनों के आधार पे बेसिकली, मतलब ये तीनों जो हैं, ठीक है, इसमें से सिर्फ इस 2 के आधार पे अगर 352 लगा है, इस 2 के आधार पे अगर 352 लगा है, तभी 6 फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 में है वो स्वतः समाप्त माने जाएंगे। अगर तीसरे वाले आधार पे 352 लगाया गया है तब नहीं माने जाएंगे, तब नहीं माने जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तब घूमने फिरने का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आई होप 358 और 359 के बीच का अंतर आप लोग को समझ में आया, ठीक है। नहीं भी आया तो घबराइएगा मत, अभी इमरजेंसी की ये पहली क्लास है, और जब लाइव क्लासेस शुरू होंगी तो वहाँ पे खूब बातें करेंगे हम। अभी अपनी तरफ से कोशिश करना, और हो सके तो आज की क्लास के बाद फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को ना अपने से थोड़ा सा रिवाइज करना।
हालांकि मैंने नहीं पढ़ाया है, बट आप लोग जो भी जानते हो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कार्यपालिका की विधेयिका की और वित्तीय शक्तियों पर क्या असर पड़ता है। कार्यपालिका की शक्ति पे देखते हैं क्या असर पड़ता है, ठीक है। जो केंद्र की शक्तियां हैं ना, ठीक है, वो स्टेट पर हावी हो जाती हैं, मतलब राज्य को भी काम करना है अब केंद्र के फैसले के आधार पे। देखो विधानसभा भंग नहीं हुआ, ठीक है, विधानसभा भंग नहीं होता है, नेशनल इमरजेंसी 352 के अंतर्गत विधानसभा भंग नहीं होगा, लेकिन विधानसभा हो या राज्य सरकार हो उनको काम करना पड़ेगा केंद्र के ऑर्डर्स के अनुसार, ठीक है। केंद्र के पास या पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। आप समझ रहे हो ना, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा का होता है। नेशनल इमरजेंसी अगर 352 के आधार पर लगी है तो राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार नहीं बना सकता है, वो भी बना सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन 352 के आधार पे अगर आपात लगा है तो राज्य सरकार अपने कानून राज्य सूची पर जरूर बना सकता है, विधानसभा भंग नहीं हुई है। केंद्र भी बना सकता है राज्य सूची के विषयों पर। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर एक ही मुद्दे पर दोनों लोग कानून बनाते हैं तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो एक संविधान ने साफ साफ बोला हुआ है, ठीक है, कि कन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर का लॉ सुपरसीड करेगा, कन्फ्लिक्ट हुआ तो केंद्र का फैसला डोमिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे राज्य और केंद्र के बीच जो बेसिकली पैसों का जो वितरण होता है, जो शेयरिंग पैटर्न है, उसको भी राष्ट्रपति परिवर्तित कर सकता है, उनके भत्ते काट सकता है, उनको ग्रांट्स जो दे रहा है उसको कम कर सकता है, क्योंकि देश को पैसे की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विधानसभा भंग नहीं होती है, लेकिन केंद्र सरकार बेसिकली राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकता है, लेकिन केंद्र भी बना सकता है और विधानसभा भंग नहीं होती है। और दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या होगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये बेसिकली आर्टिकल 352 के अंतर्गत सारी बातें आपने देखी कि क्या कैसे होता है, कितना विस्तार हो सकता है, लोकसभा भंग हो गई तो क्या हो सकता है, नहीं हुई तो क्या हो सकता है, इसका असर किस तरीके से मौलिक अधिकारों पे पड़ता है, नहीं पड़ता है, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये भी देख लिया ऐसे आपात आज तक कितने, ये नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी, इनसे जुड़ी भी बहुत सारी बातें आपने देखी। वो आर्म्ड रिबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंस वाले शब्द का अंतर समझा, ये बात भी आप लोगों ने समझी। इस प्रकार के राष्ट्रीय आपात आज तक आपके देश में 3 बार लगाए गए हैं। एक बार चाइना वॉर 1962, 71 बांग्लादेश वॉर और 75 ये तो इंदिरा गांधी वाला आपात है, जिसमें अभी तक जो आपने सीखा उसके अनुसार इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का दुरुपयोग करके, ठीक है, राजनीतिक इनस्टेबिलिटी के नाम पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। जो बात मैंने आपको बताई है वही मोरारजी देसाई एंड ऑल का टाइम है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि 352 वाली कहानी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब अगले क्लास में, अब अगला क्लास मैं लाइव ही लूंगा, मे भी शायद मैं ट्यूसडे को क्लास ना ले पाऊंगा, इस अभी मैं बता देता हूं, ठीक है, ट्यूसडे को क्लास ना ले पाऊँ तो वेडनेसडे से शुरू करेंगे और इमरजेंसी वाली कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बेहतरीन टॉपिक है, उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोग को बहुत सारी नई बातें बताई हैं और बताऊंगा। जाने से पहले सेशन को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल फिर से मैंने दिखा दिया है, जो लोग भी नए होंगे इसे कृपया करके ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट इज स्टडी विथ अभिषेक _ अनअकैडमी से ज्वाइन कर लेना है। और हाँ, अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग चाहिए तो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज AR101। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे जुड़ के आपकी तैयारी कराऊँ, ठीक है, पर्सनली मैं आपको अप्रोच करूँ, तो आपको ये कोड यूज करना पड़ता है। और एक बार क्लियरली अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आप EMI के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट 0% देना पड़ता है। आज की तारीख में भारत सरकार भी अगर आपको लोन देती है, एजुकेशन लोन ही देती है, तो 7 से 8% इंटरेस्ट लेती है। और अभी की सरकार का क्या ही कहना, उसको तो ना लोन से मतलब है ना पढ़ाई से मतलब है, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गाइज इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए।